नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और ई साहित्य आज तक में एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। बीमारियों ने और वक्त में इस जो दौर चल रहा है, बेशक इंसान को इंसान से दूर कर दिया हो, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो फिर भी हमें करीब ले आती है। और इसीलिए साहित्य आज तक तो अब तक आप देखते रहें, ई साहित्य आज तक। लॉकडाउन है, पूरे देश में लोग घरों में हैं, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें कर सकते हैं, बातें रख सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो इस वक्त कोरोना की इस महामारी के बीच अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करना, उनके बारे में जानना, उनकी सोच को समझना, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और आज ई साहित्य आज तक की इस खास पेशकश में हमारे साथ खास तौर पर ऐसे ही पेशे से जुड़े हुए दो तरह के जो पेशे हैं, जिनके खास तौर पर इस वक्त कोरोना वॉरियर्स अगर हम लोग कहें, एक पुलिस और एक डॉक्टर, दोनों बेहद नज़दीक जाकर ऐसे लोगों के उन काम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो डॉक्टर और पुलिस, इन दोनों ही डिपार्टमेंट के लोग इस वक्त हमारे आज साथ हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना के दौर में किस तरीके से ये लोग अपनी ड्यूटी और फ़र्ज़ निभा रहे हैं और किस तरीके से जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं आज, वो हैं प्रवीण कुमार जी, आईजी मेरठ जोन। इसके अलावा हरीन आचार्य मिश्रा जी, जो इंदौर में हैं अपने और डीआईजी हैं। इसके अलावा डॉक्टर श्रुति मलिक जी हैं और डॉक्टर शरद सिंह जी हैं। आप चारों का स्वागत है इस खास पेशकश में। सबसे पहले प्रवीण कुमार जी, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, इस वक्त पूरे देश में, कभी मैं थोड़ी देर पहले एक डेटा देख कर आ रहा था, करीब 2000 से ज़्यादा पुलिस वाले कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। और पुलिस की जिम्मेदारी इस वक्त ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग भी बतानी है, 2 गज की दूरी भी रखनी है, सड़कों पे जगह जगह कई बॉर्डर सील हैं, वहाँ सीधा आमना सामना आम लोगों से पुलिस का होता है। ऐसे में पुलिस अपनी ड्यूटी सावधानी बरतते हुए किस तरह से निभा रही? देखिए, ये जब वर्दी धारण की है तो उस समय एक बुनियादी दायित्व तो आपके ऊपर आता है कि हमें लोगों की जीवन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। और उस संकल्प को पूरी तरह से सभी लोग आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो किसी और तरह की स्थिति। और ये एक अतिशय गंभीर स्थिति, इसमें भी पूरी तरह से, पूरे उत्साह से, पूरे मनोबल के साथ में पूरा पुलिस बल लगा हुआ है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके कैसे इस देश के लोगों को, अपने देश के लोगों को बचाना है, उन्हें सुरक्षित रखना है, और उससे पूरी तरह से उद्यत। जी, बहुत ज़रूरी है आपने जो बात कही। डॉक्टर शरद सिंह जी साहब, जिस तरीके से पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, जाहिर सी बात है इस वक्त आप ड्यूटी से पीछे हट नहीं सकते। डॉक्टरों के बारे में भी अगर हम बात करें, जो सिर्फ अकेले महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो करीब 1800 डॉक्टर और नर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देश भर में ये आंकड़ा शायद 2500 के आसपास है। सबसे ज़्यादा एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के करीब जो होता है शख्स, वो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होता है। इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टरों का इस तरीके से पॉजिटिव पाया जाना, आपको लगता है कहीं कोई कमी है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एहतियात जो बरतनी चाहिए शायद नहीं बरती गई? जी, देखिए, डॉक्टर जो है उसको तो मरीज़ के पास ही जाना पड़ेगा, डॉक्टर मतलब जब उसका इलाज करना है तो। डॉक्टर शरद बोल रहा हूँ। डॉक्टर्स का मरीज के पास जाना बहुत ज़रूरी है मरीज को इलाज करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर शरद साहब तक आवाज़ नहीं पहुंची, मैं एक बार कहूँगा शुरुआत में माइक टेस्ट कर लें। श्रुत जी, नहीं, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी डॉक्टर शरद साहब, मेरा सवाल आपने सुना? हेलो, हाँ मैंने सुना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कमी तो देखिए, डॉक्टरों को मरीजों के पास जाना पड़ता है, शायद कुछ पहली बात। दूसरी बात, शुरुआत में डॉक्टर श्रुति मलिक जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो चूंकि आप डॉक्टर हैं, आपने अगर सवाल सुना है तो उसका आप जवाब दें। जी बिल्कुल शम्स जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि 21वीं सदी में हम सब ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक छोटा सा वायरस हमारी ज़िंदगी में आएगा। अगर हम आज से 4-5 महीने की पहले की बात करें कि एक ऐसा वायरस आएगा जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा,
तो ऑब्वियसली एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये बताऊंगी कि हमारे भी दो पहलू होते हैं। सबसे पहले ये कि एक तरफ तो हम साधारण मनुष्य की तरह सोचते हैं, क्योंकि हमें भी डर है कि कहीं अगर वायरस हमें हो गया तो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, कहीं उनको ना हो जाए। दूसरी तरफ हम अपनी हिपोक्रेटिक ओथ से जुड़े हुए हैं, जो कि हमें आज मौका आया है कि हम मानवता की सेवा करें। तो आपने जैसे बोला शम्स जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि हम सबको भी एक डर है, क्योंकि इतने डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनमें भी चांसेस हैं कि वायरस हो जाए। बट जहाँ तक मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें इस समय ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और सकारात्मक सोच रखना है, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारे केसेस में अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है तो सिर्फ 0.4% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो वेंटिलेटर्स पे जाते हैं। यंग पेशेंट्स में बहुत ही कम परसेंट चांसेस है, 99% जो है वो ठीक हो जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि अगर हम बात करें तो हम लोग, जैसे मैंने भी अभी इमरजेंसी पेशेंट्स अपने देखे, सारे पेशेंट्स को अपनी टीम के साथ देखा, हम सब ने अपने को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहने हुए थे, हेड गियर्स पहने हुए थे, किट्स पहनी हुई थी। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने पेशेंट्स को और खुद को भी बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना के समय कोई और बीमारी नहीं हो सकती। तो ऐसा ना हो कि हम कोरोना के डर से जो है मरीज़ को जो है दूसरी बीमारी से जो है वो पीड़ित होने दें। तो हमारा कर्तव्य यही बनता है कि डॉक्टर होने के नाते हम अपने हौसले बुलंद रखें, अपनी हिपोक्रेटिक ओथ को याद रखें, और मरीजों को ये बताना चाहूँगी कि इसमें डरने की बात नहीं है। हम आपके साथ हर समय जुड़े हुए हैं, इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बस आप सकारात्मक सोच रखिए। जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग बताई गई है, हैंड हाइजीन मेंटेनेंस बताई गई है, इन सब का बस पालन करें। जी, आपने कहा, डॉक्टर श्रुति मलिक जी ने एक अच्छी बात कही कि सिर्फ कोरोना नहीं, बाकी भी जो पेशेंट्स हैं अलग अलग बीमारियों के, वो भी हॉस्पिटल जा रहे हैं लगातार। चूँकि वक्त और मौसम के हिसाब से तो ये चीज़ें होती नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे खबरें भी आई कि बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी इस कोरोना के वजह से। सेम यही चीज़ें हरि नारायणचारी मिश्रा जी, अब आपके पास आऊँगा कि इस कोरोना और लॉकडाउन ने एक चीज़ अच्छा किया जो शायद तमाम कोशिश के बावजूद अब तक हमारे देश की पुलिस नहीं कर पाई, वो ये है कि इस देश में क्राइम का ग्राफ अचानक गिर गया। पिछले अगर मैं बात करूँ करीब 3 महीने से, तो 3 महीने में क्राइम का ग्राफ बहुत गिर गया। तो इस कोरोना के माहौल के बीच में एक पॉजिटिव चीज़ ये भी देखने को मिली है। जी हाँ, एक सकारात्मक पहलू है, लेकिन ये अभी अधूरा पक्ष है, इसको कहेंगे कि अर्ध सत्य है। इसमें अगर हमें पूरे इसकी स्थिति देखनी होगी तो लॉकडाउन खुलने के बाद की स्थिति इसकी सही पूरी व्याख्या करेगी। और मैं तो कहूँगा कि जो आने वाली परिस्थितियाँ हैं उसमें पुलिस की चुनौतियाँ बढ़ने वाली हैं। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे अभी जो अपराधी जेलों से छूटकर पैरोल पर हैं, बहुत सारे लोग अभी चूंकि घरों में हैं इसलिए इस तरह के अपराध नहीं आ रहे हैं। इसी तरह लोग अभी सरकारी जो मुख्तर जो सार्वजनिक जो वाहन है उनका प्रयोग कम करेंगे, निजी वाहनों का प्रयोग बढ़ेगा, ट्रैफिक जैसी समस्याएं आएंगी, मुख्तर ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं लगेंगी, अपराधों की संख्या बढ़ेगी। और इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए पुलिस को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें इस चुनौती का भी ध्यान रखना होगा कि अब अपराधी को ऐसा नहीं कि आप पूर्ववत पकड़ सकते हैं। इसमें ध्यान रखना होगा कि अगर कोई जवान किसी अपराधी को पकड़ने जाता है तो उसे ध्यान रखना होगा कि पीपी किट में जाए, वरना वो खुद संक्रमित हो सकता है। यहाँ भी कुछ जवान में थे, बाकी भी कई जगहों पे आया कि बिना अगर प्रारंभिक सावधानी के हम गए तो उसका संक्रमण का शिकार हो गए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो कोशिश है, हर जगह पुलिस कोशिश कर रही है, लगातार उस अपराध पर काबू करने के लिए प्रयास करेगी और अपराध का बढ़ने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन इस पुलिस को कामयाबी इसमें जरूर मिलेगी। इफ अदर पे मैं कहना चाहूँगा, मैं इंदौर से हूँ अभी, और राहत इंदौरी साहब का इस साहित्य के मौके पर एक पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है, मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि ना हम सफ़र ना किसी हमनसी से निकलेगा, ना हम सफ़र ना किसी हमनसी से निकलेगा, हमारा पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। अगर ये अपराध बढ़ते हैं तो पुलिस उसका समाधान करेगी, पुलिस उस अपराध पे नियंत्रण करेगी। जी बिल्कुल, आप यानी हरि नारायणचारी मिश्रा जी, आपने सही कहा। इसी पे पता नहीं एक और किसी ने कहा था, कोरोना के माहौल में बड़ा फिट बैठता है कि अजब ये तेरे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगाया वही दूर हो गया। आजकल हाथ मिलाने और गले मिलने से बड़ी दूरी हो गई है। डॉक्टर शरद सिंह जी साहब, मुझे लगता है कि अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मुझे आपसे एक सवाल ये जानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनका अभी टेस्ट हुआ, कोरोना पॉजिटिव भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ। एक बात और लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ भी, ठीक भी हो गया, पता भी नहीं चला। तो ऐसे कैसे मुमकिन है?
जी हाँ, इसलिए मुमकिन है कि देखिए ये कोरोना जो है आफ्टर ऑल एक वायरल डिजीज़ है। तो जैसे आम वायरल हमें होता है साल में, कॉमन कोल्ड वायरल होता है, इन्फ्लुएंज़ा होता है, और भी कई सारे वायरल हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी कैसे अच्छी हो सकती है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप अच्छा फ्रूट डाइट लेते हैं, सैलड्स लेते हैं, स्ट्रेस कम रखते हैं, ये सारी इम्यूनिटी इम्प्रूव करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है शुरू से, क्योंकि ये इम्यूनिटी एक दिन में नहीं आ सकती, अगर शुरू से आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको 2-4 घंटे के लिए बदन दर्द होगा, बुखार होगा, थोड़ा हल्का सर्दी खांसी होगा, फिर ठीक हो जाएगा एक आध दिन में, आधे दिन में, किसी को 3 दिन में ठीक हो जाएगा। इसलिए ये कई बार सिम्टम आते हैं बहुत हल्के फुल्के, या ना भी आते हैं सिम्टम, कोई इम्यूनिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल था कि ये कैसे पता चलता है, जो लोग कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक था, इसको कोरोना हुआ और ठीक भी होगा, जबकि टेस्ट और ये चीज़ें तो हुई नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि ये इसको कोरोना हुआ था और ये ठीक हो गया, जब तक टेस्ट नहीं होता? नहीं, बिना टेस्टिंग के ये कंफर्म बिना टेस्टिंग के कंफर्म नहीं हो सकता। लेकिन अभी मेरे काफ़ी मित्र हैं अमेरिका में, जिन्होंने, क्योंकि अमेरिका हमारे दौर से थोड़ा पहले से गुजर चुका है, अभी भी वहाँ पे केसेस हैं, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कोरोना के पेशेंट्स को ही देख रहे थे और इनको पता ही नहीं चला, जब इन्होंने अपना बाद में टेस्टिंग कराया तो इनकी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आई। तो टेस्टिंग से ही पता चलेगा कि आपकी एंटीबॉडी आ गई है कि नहीं आ गई, बिना उसके तो नहीं कह सकते कि हुआ कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर एक कोरोना पॉजिटिव हुआ और वो ठीक हो गया और बाद में भी उसका टेस्ट होता है तो पता चल जाएगा कि पहले इसको हुआ था, एंटीबॉडी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होकर ठीक हो गया। जी 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 ओके। प्रवीण कुमार जी, बिल्कुल सही आपने समझा। प्रवीण कुमार जी, आपसे एक सवाल ये था कि जिस तरीके से अभी यूपी और बाकी तमाम अलग अलग स्टेट्स में बॉर्डर को लेकर सील और मजदूरों की बातें और तस्वीरें हम लोगों ने देखी, एक दूसरे जगह से जाने के लिए किस तरह की दिक्कतें और परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब थोड़ी सी रियायत मिली है, लेकिन अभी भी आप लोगों के जो पूरा आपका जोन है, मेरठ जोन और वहाँ से बाकी जगहों पे, तो वहाँ पर इन मज़दूरों के और प्रवासी जो लोग हैं उनको जाने के लिए अब सहूलियत हो रही है, अभी भी हालत वैसी है जैसे कुछ दिनों पहले तक हम तस्वीरों में देख रहे थे? उत्तर प्रदेश में और यहाँ की पुलिस को पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बहुत सारे लोग, उड़ीसा, बंगाल तक के लोग यहाँ से गए हैं। इसमें हमारी सरकार ने और हम सब ने मिलकर कदम से कदम मिला करके अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण किया है। निश्चित तौर पर ये बहुत चुनौतीपूर्ण था, बहुत सारे लोग थे और उनको पहुंचाना भी था, अनेक तरह के मानवीय संवेदना से जुड़े प्रश्न थे, परंतु बखूबी इसका निर्वहन किया गया है और आज जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है। काफी आज ट्रेन के माध्यम से, क्योंकि अब ट्रेन भी बहुत चलाई गई है, बिहार, झारखंड सब जगह लोगों को भेजा गया है और पूर्णतः स्थिति अब नियंत्रण में है और पूरी तरह से पटरी पर है। डॉक्टर श्रुति जी, एक चीज़ यहाँ पे वही इससे जुड़ा ही हुआ एक सवाल और है कि बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई थी कि जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको लेकर बहुत सारे लोगों का नज़रिया बड़ा अलग था, कई जगहों पे तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए। वैसे ही मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर को लेकर भी है कि कई ऐसे इलाके थे जहाँ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल से आते हैं, कोरोना के पेशेंट के करीब रहकर आते हैं, इसलिए यहाँ पे ना आएँ। आप लोगों के साथ कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ? देखिए, मैंने भी सुना और ये बहुत दुख हुआ सुन के कि इस तरीके से आज के समय में जब हम लोग इतने विकसित हो चुके हैं, इतना हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़ गया है, फिर भी अगर लोग ऐसे सोचते हैं, तो ये मैंने भी न्यूज़ देखी और ये सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ। बट मैं ये कहूँगी कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सोसाइटी में कुछ ब्लैक शीप्स होते हैं, बट ठीक है, धीरे धीरे हम सबको एक दूसरे के प्रति एम्पैथी होनी चाहिए। हर उस वॉरियर के प्रति ये सोचना चाहिए कि ये भी एक सैनिक है, जैसे हमारी सोल्जर्स जो हैं वो आज हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, हम भी एक सोल्जर हैं और हम सबको प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। और मैं सबको यही बोलूँगी, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे, ये ना सोचे कि अगर डॉक्टर या नर्स या कोई ऐसा पुलिसकर्मी जो वॉरियर है वो आ रहा है काम पर से और हमारे घर के आसपास रहेगा, हमारी सोसाइटी में रहेगा और हमें फैलाएगा, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और मैं सबको यही बोलूँगी, जितने वॉरियर्स हैं, कि ये समय है कि हम अपना बलिदान दें अपने देश के लिए। और एक द्विवेदी जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी शम्स जी मैं आपको, कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत खूब। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है,
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं, तो भगवान भी देखेगा और लोग भी हमारे साथ रहेंगे। बहुत खूब, बहुत सही बात कही आपने। मैं यही चाहता हूँ कि लोग कम से कम इस चीज़ों को समझें और देखें, क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई परेशानी होती है हम लोग डॉक्टर के पास ही जाते हैं। हरि नारायणचारी मिश्रा जी, आपसे बिल्कुल, आपके स्टेट से एक खबर आई थी और इसीलिए मुझे ये सवाल ख़ास तौर पर आपसे ही पूछना था कि ये एक लॉकडाउन और कोरोना ने हम सबको मास्क पहनना सिखा दिया है। मास्क पहनने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन कई बार ये सुनने को मिला कि पुलिस के लिए बड़ी दिक्कत हो गई है मास्क। कई जगह पे ऐसी रॉबरी हुई, कुछ एटीएम में और कुछ और जगहों पे, और कुछ ऐसी ही एक दो और केस थे सड़क पे हुए जिसमें क्रिमिनल ने मास्क पहने हुए थे। तो सीसीटीवी फुटेज तो आ गया, लेकिन चेहरा उसमें कैद नहीं हुआ पूरा, क्योंकि मास्क पहने हुआ था। तो पुलिस के लिए थोड़ी मुश्किल आ गई। जी हाँ, बल्कि कहेंगे कि कोरोना ने न सिर्फ अपराधों को बदला है, बल्कि हमारे आर्थिक सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे अंतर व्यक्तिगत जो संबंध हैं, हमारे जो सामाजिक संबंध हैं, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, आप देखिए तमाम चीजों को बहुत ही गहराई से इसने प्रभावित किया है। अब एक तरफ इस अप्रत्याशित स्थिति से व्यक्ति पर एक दूसरे के प्रति जितना अविश्वास जिस तरह से हुआ, जिस तरीके से लोग आशंकित रहने लगे, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। पिछले 100 वर्षों में जो भी लोग अभी पृथ्वी पर जीवित हैं, उनके जीवन काल में ऐसी घटना नहीं हुई होगी। तो आपका कहना सही है, अपराधों की पृष्ठभूमि भी बदली है, अपराधों का ढांचा भी बदला है, अपराधों की प्रकृति भी बदली है। एक चीज में इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि अभी जो पिछले दिनों जब लॉकडाउन हुआ तो इसमें लगभग 60 से 70% जो साइबर क्राइम थे, इसमें तेजी से रफ्तार जो है इसमें वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही साथ जो आपने बोला कि मास्क के फायदे जरूर हैं कि मास्क अब हमारे जीवन शैली का शायद आने वाले दिनों में अभिन्न हिस्सा बन जाए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ मास्क के साथ साथ अपराधों के मामले में पुलिस की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। कई बार अगर हम देखते हैं तो सामान्य स्थितियों में, जब शहरों में सामान्य स्थिति होती है, तो अगर कोई मुंह पर कपड़ा बांधकर चलता है तो पुलिस उसे ताकीद करती है, पुलिस उसे रोकती है, उसे चेहरा हटाकर चेक करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी इस इरादे से निकला हो, कहीं लूटपाट चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को दिमाग में रखकर, मद्देनजर रखकर। लेकिन अब ये चूंकि अनिवार्यता है तो पुलिस की चुनौती निश्चित तौर पे बढ़ी है। निश्चित तौर पे पुलिस के लिए एक दूसरी चुनौती के रूप में ये चीज आएगी। इसी तरह अब देखें तो जिस तरीके से, और मैं जिक्र कर रहा था कि बड़ी संख्या में जिस तरह से अपराधी पैरोल पे आए हैं, जिस तरीके से बाहर आए हैं, तो उस तरह से पुलिस की चुनौतियां आने वाले दिनों में कई रूपों में बढ़ने वाली हैं, चाहे अपराधों की प्रकृति के हिसाब से हो, अपराधों को पकड़ने की चुनौती के हिसाब से हो। हर मामले में इसका कलेवर भी बदलेगा, पुलिस की चुनौती भी बदलेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर पुलिस की तरफ से कहूं तो कहना चाहूंगा कि लेकिन पुलिस के जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा और इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। यानी कि पुलिस जो भी क्राइम होंगे, क्राइम बढ़ेंगे, उस क्राइम को पुलिस जरूर पकड़ेगी, जरूर ट्रेस करेगी और अपराधियों की गिरबान तक पहुंचेगी। डॉक्टर शरद सिंघी साहब, चूंकि ये प्लेटफॉर्म ई साहित्य आज तक का है, आप हालांकि पेशे से डॉक्टर हैं, हम कोरोना की भी बात कर रहे हैं, आप कविता भी लिखते हैं और सुनाते भी हैं, तो डॉक्टर शरद सिंघी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी नहीं, बिल्कुल आ रही है। मैं कविता तो नहीं में अच्छा। ज़्यादा रुचि है, पढ़ता हूँ, पर मेरी रुचि ज़्यादा संगीत में है, संगीत में ज़्यादा है, और मैं एक तबला वादक भी हूँ। बहुत खूब, तो कुछ झलकियाँ ही दिखा दीजिए डॉक्टर साहब। जी ठीक है। मैं वैसे बनारस घराने का हूँ, और तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको जी बिल्कुल सुना रहा हूँ। बिल्कुल। बैकग्राउंड में थोड़ा मैंने तानपुरा रखा, बैकग्राउंड में मैं तानपुरा रख रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं तबला आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं अपने माता पिता को नमन करता हूँ और अपने गुरु पंडित मिथिलेश झा को नमन करता हूँ और आज्ञा लेता हूँ।
बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। मैंने अब तक यही सुना था डॉक्टर के हाथ में शफा होती है, लेकिन आपका हाथ तबले पे भी वैसे ही चल रहा था। और दूसरी एक और आपके साथ खास बात ये जुड़ी है कि आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, तो कानों का इलाज करने के साथ साथ कानों में संगीत भी बिखेरते हैं आप। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण कुमार जी, अब आपके पास लौटूंगा। थैंक यू। और इस तबले के बाद प्रवीण जी, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, डॉक्टर साहब का ये हुनर भी देखा आपने। एक सवाल कई लोगों का था और वो कई लोग पूछते भी थे कि इस वक्त जब बहुत जगह पे लॉकडाउन है, लोगों को कहा जा रहा है कि जहां आप हैं घर से ना निकले, बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिनकी सज़ा या तो पूरी हो गई और अब उन्हें बाहर जाना है, तो ऐसे कैदियों को क्या कर रहे हैं आप लोग? घर भेज रहे हैं या कह रहे हैं कि भैया अभी कुछ दिन और जेल में रहो, जब हालात ठीक होंगे तब तुम बाहर निकलना? देखिए, अस्थायी जेलें बनाई गई हैं और जहां जहां पर जेल में लोगों को रखा गया, निश्चित तौर पर वो जाते हैं और फिर सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे सिद्धांत का पालन करते हुए वो कार्रवाई वहां पर कर रहे हैं। हम लोगों ने जो जेल के लोग हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने की कोशिश की है। जेल के स्टाफ को भी और पुलिसकर्मी जो उनको लेके जाते हैं उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और अब जबकि ये तय हो गया है कि हमें बहुत दिनों तक या काफी दिनों तक इस वायरस के साथ जीना है, तो निश्चित तौर पर हमको अपनी जीवन शैली में पूरी सावधानी, पूरी सतर्कता बरतनी होगी। और उसी पर मैंने एक कविता लिखी थी जी जी, कि बिल्कुल। ढेरों जख्म पाए हैं, अनेकों गम कमाए हैं, इन्हें हिस्सा बना के गीत जीवन के हमने गाए हैं। हमी से जिंदगी पाकर हमें बदरंग करते हो, हमारी राह में तुम जैसे बहुत लोग आए हैं। और कई की रोटियां और जिंदगी को छीनने वाले हम कोरोना वॉरियर हैं, तुमको हराने आए हैं। और हमने वर्दी पहनी है मुल्क की शान मस्तक पे, इसे आबाद रखेंगे यही सौगंध दिखाए हैं, इसे आबाद रखेंगे यही सौगंध दिखाए हैं। और इस सौगंध के साथ हम हर भूमिका में अपनी सभी, हमारा जितना पुलिस बल, पुलिसकर्मी, हर लोग लगे हुए हैं अपनी जान की न्यौछावर करते हुए लगातार तत्पर। और हम निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने, पूरी भारत की पुलिस ने एक प्रतिमान स्थापित किया है। और हम लोग हर फलक पे, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो गेहूं खरीद केंद्र हो, चाहे वो जेल में लोगों को भेजने का क्रम हो, या हमारे श्रमिक जो कि दिहाड़ी मजदूर जिनको जाने की अपनी एक प्रक्रिया उसको सुगमता से देने की स्थिति हो, या इस समय जो एक सांप्रदायिक रूप से कभी कभी सोशल मीडिया पे कुछ लोग खुराफात करने की कोशिश करते हैं, उस पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए, सोशल पेट्रोलिंग, मीडिया पर पेट्रोलिंग करने के लिए, साइबर पेट्रोलिंग करने के लिए, वो सारी चीजें मल्टी डायमेंशनल वे में हम लोग लगातार करते आए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और लगातार जो भी भूमिका मिल रही है और नहीं भी मिल रही है तो स्वप्रेरणा से भूमिका का निर्वहन करके अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। आप जैसे तमाम जो वॉरियर्स हैं इस कोरोना की लड़ाई में, तो जाहिर सी बात है, मुझे पूरा यकीन है कि कोरोना की हार होनी ही होनी है, बस देखना यह है कि कब तक होती है। डॉक्टर श्रुति मलिक जी, आप अच्छा, आपने कविता भी सुनाया, आप सुना कि गाती भी अच्छा है, तो इस ई साहित्य आज तक के प्लेटफॉर्म पे आप अगर कुछ सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं 6 साल से हिंदी क्लासिकल म्यूज़िक मैंने सीखा है जब मैं 6 साल की उम्र की थी, और बहुत रुचि रखती हूँ गाने में। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक गाना सुनाऊं और उस धरती माँ को डेडिकेट करके सुनाऊं जिसने कि आज हम सबको आज इस मुकाम पे पहुंचाया है कि हम एक वॉरियर के रूप में अपने देशवासियों की सेवा कर रहे हैं। तो मैं एक राजी मूवी का गाना ए वतन सुनाना चाहूँगी जी। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ।
तुझ पे कोई गम के आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान मुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान मुझ पे शाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। बहुत खूब डॉक्टर श्रुति मलिक, बहुत ही खूब। वाकई आज आप दोनों, इससे पहले शरद साहब ने जिस तरीके से तबले पे हुनर दिखाया, आपने कविता और फिर गायकी में दिखाया, और कमाल आपने दोनों पुलिस अफसर भी हैं कि कितनी अच्छी सी इन्होंने कविता लिखी है। हरि नारायण जी, आपके पास अब आना चाहेंगे आखिर में, और मुझे बड़ा वो भी है कि आप इंदौर में हैं और डॉक्टर राहत इंदौरी का शहर है इंदौर, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, और आप भी सुना बहुत बड़े फ़ैन हैं, और शायरी कविता में आपकी ख़ास रुचि भी है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ अपना हुनर आखिर में चलते चलते दिखाएं। जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है एक बड़ी लड़ाई है, एक वैश्विक लड़ाई है, और जो वैश्विक इस तरह की जो बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं वो सिर्फ संसाधनों से नहीं जीती जाती, उसके लिए ऊंचे हौसले और ऊंचे आत्मबल का, मनोबल का आवश्यकता होती है, ऊंचे मनोबल की जरूरत पड़ती है। और ये चीज़ें, एक हमें जो कविता होती है वो हमें वो हौसला देती है, हमें वो साहस देती है, हमें वो ऊंची वो एक आत्मबल भरती है कि हम इसके लिए इस लड़ाई से उबर सकें, जीत सकें। कुछ पंक्तियां मैं कोरोना वायरस की तरफ से कहना चाहूंगा। जी। दूब हूं मैं मुझे प्यार माटी से है, दूब हूं मैं मुझे प्यार माटी से है, इससे होकर जुदा मैं न रह पाऊंगा। दूब हूं मैं मुझे प्यार माटी से है, इससे होकर जुदा मैं न रह पाऊंगा। काट दो छांट दो तोड़ दो मोड़ दो, काट दो छांट दो तोड़ दो मोड़ दो, फिर जमी से लिपट कर मैं लहराऊंगा। दूब हूं मैं मुझे प्यार माटी से है, इससे होकर जुदा मैं न रह पाऊंगा। मैं विवस्ता में चाहे जहां भी गया, मैं विवस्ता में चाहे जहां भी गया, मैंने धरती से नाता न तोड़ा कभी, गैरों को भी लगाया गले से लगा, मुख इस भूमि से मैंने न मोड़ा कभी। इसकी गोदी में है जन्म मैंने लिया, इसकी गोदी में है जन्म मैंने लिया, इसकी गोदी में सिर रख चला जाऊंगा। दूब हूं मैं मुझे प्यार माटी से है, इससे होकर जुदा मैं न रह पाऊंगा। इस जहां में अमर राग है रंग है, इस जहां में अमर राग है रंग है, इसके बदले में जन्नत को ठुकराऊंगा। इस जहां में अमर राग है रंग है, इसके बदले में जन्नत को ठुकराऊंगा। दूब हूं मैं मुझे प्यार माटी से है, इससे होकर जुदा मैं न रह पाऊंगा। बहुत खूब जी, बहुत खूब। यहाँ मैं एक और जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है। इंदौर में प्रतिदिन 11 बजे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अपने जवानों को प्रतिदिन, हमारे जवान प्रतिदिन लगभग पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, प्रतिदिन कोई ना कोई जवान एक अपना गाना, अपना देशभक्ति गीत, अपने मन की भावनाओं को कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और सारे जवान पूरे जिले के सारे जवानों से रेडियो सेट पे सुनते हैं। उद्देश्य होता है कि जवानों में परस्पर एक संवाद और उनमें एक जोश भरा जाए, उनमें एक जोश खरोश भरा जाए, और ये चीज बड़ी मायने रखती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बड़ी लड़ाइयां चलती हैं, बड़े जो युद्ध चलते हैं, उसे ऊंचे मनोबल और आत्मविश्वास के बल पे जीता जा सकता है, और इसमें मुख्यतः कविता की बड़ी भूमिका होती है। इस तरह की परिस्थितियों में जब हम जवानों का जोश बढ़ाते हैं, जवानों से संवाद करते हैं, उनको उत्प्रेरित करते हैं, कई बार जवान भी कई नई नई चीजें आती हैं। हमने देखा कि हमें जब हम लोगों ने शुरू किया तो जवानों में कम से कम ऐसी 20-25 ऐसी नई नई कविताएं लोगों ने लिखा, लोगों ने भरा, कि बड़ा हमें इस बात की खुशी हुई। फिर हम लोगों ने भी ये पंक्तियां कुछ लयबद्ध की, लिखी। तो मुख्य तौर पे एक संगीत जो है, जो आपने साहित्य शुरू किया है, साहित्य जो है, संगीत जो है, ये हमें एक भीतर से बांधता है, भीतर से मजबूत करता है। और मुख्यतः मैं आपकी पूरी टीम को, आज तक की टीम को एक बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस मौके पर, इस नई परिस्थिति में, आपने जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स के लिए, जैसे हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, हमारे पुलिस अधिकारी बैठे हैं, प्रवीण जी बैठे हैं, तो इसमें जिस तरीके से एक मनोबल, हौसला बढ़ाने के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। और मैं देख रहा था कि इसमें देश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति जिस तरीके से अपनी मनोभावनाओं को एक बड़े जज्बे के साथ इस प्लेटफॉर्म पर रख रहे थे, हमें लगा कि आपका जो इस तरह का प्रयास है काफी अनुकरणीय और काफी
स्तुत्य प्रयास है। काफी इसके लिए हम लोग आभारी हैं आपके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरि नारायण जी। और हम लोग की भी कोशिश यही कि एक तो लॉकडाउन है तो लोग घरों में भी रहें और उनको अलग अलग फील्ड के, और ख़ासतौर पे हमारे कोरोना वॉरियर्स जो है वो डायरेक्ट वो लोग क्या सोचते हैं। असल में एक सुनी सुनाई चीज़ें अखबारों में, टीवी पे, और एक आप जैसे लोगों से डायरेक्ट पहला एक्सपीरियंस और उनका तजुर्बा सुनना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है और फिर हुनर भी सामने निकल कर आता है। डॉक्टर शरद साहब, एक सवाल मेरा अपना आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कई लोगों का कहना था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पारा गिरेगा, मतलब 40-45 के पार, कोरोना का असर कम होगा। कुछ लोगों का कहना था मानसून में बढ़ेगा, कुछ का कहना था कि मई 15 के बाद ये स्लो डाउन होगा। अब हम करीब 24 मई की तारीख तो आ चुकी है। आपके हिसाब से इसका असर या कहर अभी कब तक देखने को मिलेगा हम लोगों को? जी देखिए, पहली बात तो ये कहीं पर भी प्रूव नहीं हुआ है कि गर्मी जो जो बढ़ेगी वैसे वैसे ये कम हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रूवन कहीं पर भी नहीं है फैक्ट। दूसरी बात, मानसून में देखिए, बल्कि मानसून में कोविड का तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन मानसून में जैसे हमारे देश की हालत रहती है, मानसून में क्या होगा, पानी जमेगा, डेंगू होगा, मलेरिया होगा, बहुत सारी और चीज़ें बढ़ेंगी। तो उसमें क्या लोगों को वैसे फीवर होगा और कोमॉर्बिडिटीज़ बढ़ेगी। तो ये अभी कम तो नहीं होने वाला, ये मुझे लगता है महीना तो कम से कम अभी ऐसे ही चलेगा, उसके बाद ये रहेगा, मतलब ये जाएगा नहीं। तो मैं एक सिर्फ संदेश सबको ये देना चाहता हूँ कि अब आज से ही, क्योंकि इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती, आज से ही हम अपना एक तो साफ़ सफाई, हाइजीन का ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो आज से ही करना शुरू करें। कल, क्योंकि कल आज कोरोना है, कल कोई डरोना आएगा, फिर परसों कोई मरोना आएगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे बचाव ही इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सावधानी अगर हम बरतें। प्रवीण कुमार जी, आपके पास लौट कर आएंगे और ये मैं सवाल आपसे भी जानना चाहता हूँ। जिस तरह से सड़कों पर हम तमाम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, चाहे वो डॉक्टर हों या पुलिस वाले हों, ख़ासतौर पर ऐसे सिचुएशन में जब बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, पुलिस वाले सड़क पर होते हैं, एक ज़्यादा खतरा ये होता है कि आप अगर एक बैरिकेड्स लगाकर एक पुलिस वाला चेकिंग कर रहा है सपोज़, और उसके पास से दिन भर में हज़ारों लोग गुजर रहे हैं, अब कौन सिम्टोमेटिक है कौन एसिम्टोमेटिक है उसे कुछ पता नहीं। ऐसे में पुलिस को आपके हिसाब से, आप एक सीनियर अफसर हैं, जो प्रिकॉशन लेना चाहिए और जो उनको फैसिलिटी देनी चाहिए, क्या वो सारी चीज़ें सरकार, पुलिस प्रशासन उनको उपलब्ध करा रही है ताकि वो लोग सेफ और महफूज रहें? देखिए, अपने अपने मेरठ रेंज में सभी लोगों को फेस शील्ड, फेस मास्क मैंडेटरी कर दिया है, ग्लव्स भी सभी लोगों को सुनिश्चित करा दिए और कुछ अभिनव प्रयोग किए गए। जैसे मेरठ में हम लोगों ने एक जनता ड्रिल अभी शुरू की है, जिसमें हर 1 घंटे में एक सायरन बज के उस समय जो खास तौर से सब्जी मंडी है, फल मंडी है, यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया कि सैनिटाइजर्स आपको लगा करके हाथ को सही करना है। क्योंकि मेरठ में जो हम लोगों ने रीड किया कि कुछ हद तक सब्जी मंडी के माध्यम से, फल मंडी के माध्यम से फैला है, वहां पर लोग रहते थे, उसके कुछ सकारात्मक परिणाम आने शुरू भी हुए हैं। पुलिस कर्मियों को लगातार मौके पर जाकर वरिष्ठ अधिकारी, जो उनके पास क्या संसाधन है, उनके पास सैनिटाइजर दोबारा दे दिया गया है या नहीं दे दिया गया है, उनके घर में वो कहाँ रह रहे हैं, ये लगातार चीजें बताई जा रही हैं और लगातार हम लोग इसको पूरी तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें अजीब से बदमुजन्ना टाइप के आ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत संयम बरतने के लिए उनसे कहा भी गया है और मैंने लिखा भी था कि हम तो खाकी हैं, ये एहतजाज सह लेंगे, बदहवासी के आलम में हर मिजाज सह लेंगे और सिखा भी देंगे उन्हें उनकी कर्तव्यों का सबब, फिलहाल सुना लो अपनी, हम बाद में कह लेंगे। अभी संयम से हमने पुलिस को यही कहा कि अपनी बात सुन लो, वो भी पीड़ित है, इसमें संयम बरतने की बहुत आवश्यकता है उसको, क्योंकि शुरुआती तौर पर लॉकडाउन बहुत टफ फेज था, तब हमें कहीं ना कहीं पर शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक दिख रहा था। अब इस स्टेज पर पुलिस की भूमिका बहुत संवेदनशील और बहुत मानवीय है, जहां लोग पीड़ित हैं उनके आंसू भी पहुंचने हैं, अपने को सुरक्षित भी करना है और इसी प्रकार से जो संविधान ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी तरीके से पूरा करना है। बहुत ही खूब कहा आपने। डॉक्टर श्रुति, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, उसमें हमारे मीडिया के भी कुछ साथी हैं, मेरी अभी कल भी रात बात हुई, जितना हौसला हम लोग बढ़ा सकते हैं बढ़ाते हैं, एक डॉक्टर होने के नाते और साथ में जो आप इतना सब कुछ कहती हैं, ऐसे लोग जो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं और ख़ासतौर पे ख़बरों में जो कुछ देखते हैं, जिस तरीके से पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, मरने वालों की भी तादाद होती है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत गहरा असर करता है। ऐसे लोगों के लिए आप कोई मैसेज, कोई संदेश?
देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑब्वियसली एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर एक वायरस इस तरीके का आ जाए और महामारी फैला दे तो डर होना जो है वो मुमकिन है। बट फिर यहाँ पे मैं यही बताऊँगी कि अगर आप देखें तो अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, आपकी इम्यूनिटी जैसे डॉक्टर शरद ने कहा अच्छी है, आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और जो है वो अच्छे से आप अपने खान पान का ध्यान रख रहे हैं, तो आपको जो है वो होने के बहुत कम चांसेस हैं। केवल 99% केसेस तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। सिर्फ कोमॉर्बिड कंडीशंस वालों को और ज़्यादा जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हम लोग को एक मैं मैसेज सबको देना चाहूँगी, सारे व्यूअर्स को, कि हमें जो है अपना मनोबल नहीं तोड़ना है। ये ऐसा समय है जिस समय अगर हम अपना मनोबल तोड़ देंगे तो हम इस वायरस से, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन है, वो है कोरोना वायरस, तो हमें अपना मनोबल नहीं तोड़ना है। और मैं अगर आप मेरे को इजाज़त दे तो मैं आपको जी बिल्कुल इजाज़त। संगीत के तौर पर 2 पंक्तियां जो है वो एक गा के सुनाना चाहूँगी कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से डट के लड़े हम, जितनी भी दे हमें जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो हम सब यही मानते हैं और हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको एक सकारात्मक सोच रखें। हम सब भगवान से इसी चीज़ का करते हैं कि जल्दी से ये वायरस कब जाएगा ये हम सबके लिए कहना मुश्किल है, बट मनोबल अगर हम अपना बढ़ा कर रखेंगे, हम डरेंगे नहीं, सावधानी बरतेंगे, तो हम आराम से इस वायरस से जो है वो जंग लड़ सकते हैं। बहुत ही खूब आपने कहा और बहुत ही अच्छा संदेश मैसेज भी दिया आपने। हरिनारायण जी, सोशल डिस्टेंसिंग की बात बहुत हो रही है। कई जो दिल्ली में पुलिस वाले हैं उनसे मेरी जो बात हुई तो एक चीज़ निकल कर आई, हालांकि वो थोड़ा सा लाइट मूड में थी, लेकिन बात ये थी कि अगर 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो पुलिस वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी चोर बदमाश को आप पकड़ते हैं तो अब आप 2 गज की दूरी से कैसे पकड़ सकते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका निकाला आपने? जिस लाइट मूड में कहा उस मूड में मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम अपेक्षा करें कि पुलिस की अपराधियों से 2 गज दूरी रहे, तो उसमें अपराधियों से भी हम अपेक्षा करेंगे कि वो भी पीड़ितों से 2 गज दूरी बना के रखें, फिर वही हिसाब बराबर हो जाएगा। जहाँ तक आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारे यहाँ भी 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अपराधियों को जब मुख्य न्यायालय तक ले जाया गया या फिर उस प्रक्रिया में ले जाया गया, तो पुलिस के कई जवान भी उसमें बाद में संक्रमित हुए। इंदौर में, जबलपुर में, कई जगहों पे ऐसी घटनाएं हुई। तो ये निश्चित तौर पे एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। आने वाले समय में जब अपराधियों को पकड़ना होगा तो इसके लिए हम लोगों ने अनिवार्य किया है कि अब जो भी हमारे जवान जाएंगे, इसमें 2 चीजें हम लोगों ने इसमें तय की है। एक तो जो उम्र से ज्यादा, जिनकी उम्र ज्यादा है, 50 वर्ष से ज्यादा, उन जवानों को हम लोगों ने जो इस तरह के संवेदनशील क्षेत्र हैं, संक्रमण प्रभावित क्षेत्र हैं, उन जगहों पे इन्हें तैनात न किया जाए। मुख्यतः जो इस तरह के कंटेनमेंट जोन हैं उनमें हम लोगों ने इन्हें दूर किया है। और दूसरा, पीपी किट अनिवार्य किया है। अगर किसी तरह के चेकिंग में, मुख्य चेकिंग में भी कई बार कार्ड और बहुत सारे चीज़ों को, पास वगैरह को चेक करना होता है, ऐसी स्थिति में, और अगर किसी अपराधी को पकड़ने जाना है, वैसी परिस्थिति में भी अनिवार्य किया गया है कि पीपी किट और पूरी सुरक्षा के बाद ही हमारे जवान जाएंगे, क्योंकि इसमें इस बात का रिस्क नहीं लिया जा सकता। आपने शुरू में कार्यक्रम के जिक्र किया था कि बहुत सारे समीकरण बदले हैं। उस समीकरण ने शायद हमारे जीवन के हर ढांचे को, हर चीज को प्रभावित किया है, और शायद अपराधियों को जूझने का यह तरीका, अपराधियों को पकड़ने का यह तरीका, ये भी एक उसी इस समस्या का हिस्सा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जो समस्या है, पुलिस इससे धीरे धीरे अभ्यस्त होती जा रही है।
धीरे धीरे इस समस्या पे हम लोग पूरी प्रभावी ढंग से निकालेंगे समाधान और अपराधियों को पकड़ेंगे। कोई अपराधी इस वजह से कि सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा उठा के भाग जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा, इसमें कुछ पंक्ति मुझे याद आ रही है इस मौके पर कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रवीण जी, एक सवाल, इस कोरोना के पूरे इस पीरियड में पिछले 3 महीने से आपके बहुत सारे ऐसे डेली के इंसिडेंट्स होंगे जिससे आप गुजरते 2-4 होते होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी कोई एक ऐसी घटना आपको कि कोरोना की वजह से पूरी पुलिसिंग का कामकाज कैसे बदल गया, कोई ऐसा एग्जाम्पल कुछ आपके साथ ऐसा घटा या ऐसा हुआ जो आपको याद हो? देखिए, पहले तो कोरोना के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों की जिम्मेदारी शुरुआत में जो इस प्रकार की सांप्रदायिक संवेदनशीलता बढ़ी, वो बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई। और ऐसे समय में लोगों को विश्वास में लेना, सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखना, और उसके बाद जब उस स्थिति से बहुत बखूबी हम लोगों निर्वहन किया, हमने कम्युनिटी लीडरशिप से सवरा संवाद स्थापित किया, तो फिर दूसरे रूप में एक मजदूरों के, जो प्रवासी मजदूरों के संक्रमण, जो एक माइग्रेशन की जो समस्या थी वो सामने आई। ये बहुत ही संवेदनशील तरह से हम लोगों ने इसको मिल करके देखा। मैं स्वयं बॉर्डर पे रहा, गाजियाबाद बॉर्डर पे रहा। पहले दौर में जब मार्च में हुआ था तब भी लाखों लोग गए थे, उनको उस समय भेजा गया। इस समय जो मजदूर भाई हमारे जा रहे हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कराई गई। एक अचानक रात में फोन आता है दिल्ली से कि मेरी माँ मर गई है, मुझे इस स्थान पर पहुंचा दीजिए। उस समय पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको गाजियाबाद ला करके फैजाबाद तक छुड़वाया। कुछ ऐसे संतोष के, सुकून के क्षण होते हैं जब अभी आपको मिलते हैं, लगता है कि ये जो आईपीएस की सर्विस है या पुलिस की सर्विस है, ये अपने आप में सौभाग्य से मिलती है। यहाँ पर आप एक आजीविका तो मिलती ही है, और साथ में आप सोशल सर्विस करने के लिए, और जो आपको खुद आत्मिक सुख देती है, वो करने के आपको अवसर मिल जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इस समय में जो कोशिशें कभी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हुई कि कैसे दरार पैदा की जाए, और जब उसको पूरी तरह से पाटा जाता है खास तौर से, और पुलिस इसमें अपनी भूमिका सकारात्मक निर्वहन करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैंने लिखा भी है कि असहमतियों के समाज की तलाश में है, समाज जोड़ने का काम, असहमतियों के समाज की तलाश में है, उम्मीदों के दामन की परास में है, मुश्किलों भरे हालात से रूबरू होकर मेरा देश कमोबेश तेरी आस में है। और इजहार करने के भी सलीके हुआ करते हैं, वरना फर्क कहाँ जिंदगी और लाश में है। और कहने लिखने के पहले जरा सोच लो, कहीं वो न बिछड़ जाए जो तेरे पास में है। मुश्किलों भरे हालात से रूबरू होकर मेरा देश कमोबेश तेरी आस में है। हमारे पुलिसकर्मी इन सारी चीजों को लेकर कैसे देश के लोगों को इस समय जोड़ना, सॉलिडारिटी को एक साथ रखना, और उसमें जब हमें सफलता मिलती है, उस समय जब हमको लगता है कि हमने किसी के आंसू पोंछने का काम कर लिया, किसी को उसके गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया, किसी को हमने कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव होने में अपनी जो मोटिवेशन की चीज थी कि चलो आपको काढ़ा हम भिजवाते हैं, आपके यहाँ म्यूजिक लगवा देते हैं, हमने कोविड हॉस्पिटल्स में म्यूजिक सिस्टम्स लगवा दिए, क्वारंटाइन सेंटर्स में हम लोगों ने, ताकि लोग थोड़ा पॉजिटिविटी लाएं। और उस पॉजिटिव, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इस अवसाद के उसमें परेशान हो जाते हैं, कैसे उसमें आशा का संचार हो। और जब भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए ऐसे मौके पा लेता है जहां लोगों के चेहरे पर एक जो अवसाद है वो एक प्रकार के संतोष में बदल जाता है, तो वही हमारी उपलब्धि है, वही हमारी सराहना, और उसी से हमको आगे काम करने का हौसला मिलता है। बहुत अच्छी बात कही आपने प्रवीण जी। और जिस तरीके से कि एक तो जॉब है, लेकिन जॉब के साथ अगर आप नौकरी के साथ कोई नेकी का काम करते हैं तो खुशी मिलती है, संतुष्टि होती है। अगर किसी की माँ को या किसी के घर में किसी की मौत हो गई, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं, इससे बड़ा काम नहीं होता। डॉक्टर शरद साहब, जो प्रवीण जी ने बात कही, मैं उसी को यहाँ पे आगे बढ़ाऊंगा। आप भी चूँकि वो लोग हैं जिस पेशे से जुड़े हुए हैं कि भगवान के बाद सबसे ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं एक डॉक्टर पर, कई ऐसे किस्से अभी सुनने को आए, कैसे कई ऐसी सारी चीज़ें, खबरें आई बीच में कि कोरोना की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई, उनके अपने घर वालों ने लाश लेने से या छूने तक से मना कर दिया, पुलिस या फिर मेडिकल स्टाफ को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। जी जी
बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। अगर मेरे ख्याल से ये बिल्कुल डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या हेल्थ हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कि अगर कोई फैमिली का कोई किसी की डेथ भी हो जाती है तो उसको किस तरह से उसका दाह संस्कार करना है, उसके बिल्कुल फिक्स्ड गाइडलाइंस हैं, तो उसी हिसाब से करना चाहिए था। मेरे ख्याल से उसमें डरने की क्या बात है। सही बात, बिल्कुल। डॉक्टर श्रुति, जो डॉक्टर साहब ने कहा उसको लेकर बहुत सारे ऐसे सिर्फ बात पेशेंट की ही नहीं है, रिश्तेदारों की भी नहीं है, कई तो ऐसी खबरें भी आई कि शमशान और कब्रिस्तान के दरवाजे तक बंद कर दिए गए थे। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि इस कोरोना को लेकर ना लोगों ने इसको एक सोशल स्टिग्मा बना दिया है। लोगों ने इसको एक छुआछूत की बीमारी की तरह लेने लगे हैं, जो कि बहुत गलत है। सबको ये जानना ज़रूरी है कि ये एक वायरस है जो कि अपना एक टाइम लेगा और फिर अपने टाइम के साथ ही ये वायरस चला जाएगा। ऑब्वियसली ये नया वायरस है क्योंकि ये डायनेमिकली रोज़ चेंज हो रहा है, रोज़ सिम्टम्स बदल रहे हैं, तो हम सबके लिए बड़ी मुश्किल बात है ये कहना कि ये कब जाएगा। बट हमें एम्पैथी रखनी चाहिए, जो मैं बार बार कहती हूँ, और टीम वर्क के साथ। देखिए, ना ही अकेले मैं जंग लड़ सकती हूँ, ना ही आप मीडिया वाले और ना ही पुलिसकर्मी। तो हम सब अगर मिलकर रहेंगे और इन सारे लोगों को ये अवेयर कराएंगे कि ये कोई एक टैबू नहीं है, ये कोई एक सोशल स्टिग्मा नहीं है कि आप इससे, या ना ही ये कोई छुआछूत की बीमारी है। हम सबको मिलकर जो है, वो आप ही का तो घर वाला है, आप ही के तो फैमिली का एक परिजन है जिसकी मौत हुई है। तो हमें ये थोड़ी एम्पैथी रखकर चलनी होगी, पॉजिटिव सोच रख के चलनी होगी, और आज के ज़माने में एक पढ़े लिखे इंसान की तरह जो है वो बिहेव करके टीम वर्क में रह के चलना होगा। तो आई थिंक धीरे धीरे लोग भी इसके लिए जागरूक होंगे और ये नहीं समझेंगे कि ये कोई एक टैबू है या इससे जो है वो भयभीत होंगे। हरिनारायण जी, बार बार मुझे आपको देखते ही फिर राहत इंदौरी साहब याद आ जाते हैं, और इस कोरोना के माहौल में जैसे बात की अभी डॉक्टर श्रुति जी ने कि हमें एक साथ एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए बल्कि लड़ना चाहिए। और राहत इंदौरी साहब की 2 लाइन है कि हालांकि वो किसी और उसमें है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो इंदौरी साहब के कुछ शेर या आप दे कुछ और है तो बताएं। आपके इस शेर के जवाब में मैं कहना चाहूंगा। जी जी, कहिए। कि दिनकर जी ने कहा था रश्मि रथी ने कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये जो पंक्तियां हैं, मनुष्य में अगर जिस तरह का अगर स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति हो तो ये सारी चीजें जो समस्याएं आपने बताई, ये समस्याओं को हम बिल्कुल काबू कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें इसमें कहना चाहूंगा। जो भय की बात आप बोल रहे थे उसमें कुछ चीजें मेरे दिमाग में आई, जैसे कि अगर हम कोरोना पे 24 घंटे जिस तरीके से डाटा अपडेट करते हैं कि आज इतने हजार लोग मर गए, इतने बीमार हो गए, आप हमें मालूम है कि 5 से 6 लाख लोग प्रति वर्ष टीबी से भारत में मरते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी। और अगर हम मान लीजिए कि इसी तरह का एक स्पीडोमीटर लगा दें कि आज 2,31,000 लोग मर चुके हैं, फिर परसों 2,35,000 मर गए हैं, 1 महीने बाद 3 लाख लोग मर गए हैं, और ये वर्षों से ऐसे 20 वर्षों से 5 से 7 लाख के बीच में आंकड़ा वेरी करता है। सोचिए, एक आम आदमी इस भय में जीने लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भय जो है, ये जो दिख रही आशंका कहीं उसके दरवाजे पर भी खड़ी हो। तो मुझे लगता है कि लोगों में एक समस्या से ज्यादा भय भी है, भय भी एक बड़ी वजह है। लेकिन साथ साथ हमें सावधानी भी रखनी होगी, हमें उस बात को हल्के में भी नहीं लेना होगा। जो चीजें इसके सावधानी के लिए जरूरी है उसको हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनाना पड़ेगा, और एक बीच की संतुलन की रेखा तलाश करनी होगी, एक डर के बीच में और एक व्यवहारिक जो आवश्यकताएं हैं उनके बीच में। तब शायद हम और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जहां तक पूरे इस घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका, अभी आप बात कर रहे थे, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगी कि पुलिस की भूमिका काफी बेहतर हुई है। एक मैगजीन में नाम भूल रहा हूं, पिछले कुछ दिनों उन्होंने सर्वे किया था। उनका मानना है कि पिछले लगभग 30-40 वर्षों में जो भी हुए, पुलिस की जो एक छवि है, पुलिस के प्रति लोगों का जो विश्वास है, वह अभी सर्वश्रेष्ठ स्तर पे है। पुलिस ने इस आपातकाल में एक उल्लेखनीय अभूतपूर्व कार्य किया है। आप इंदौर की मैं जिक्र करना चाहूंगा। इंदौर में आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि यहाँ से बहुत सारे लोग, किसी के पास कोई समस्याएं थी, इवन कुछ के पास चप्पल तक जो मतलब देना, लोगों को मदद करना, वहां रोक करके उन्हें खाना खिलाना, लगातार सोशल मीडिया में और आप देखते रहते होंगे
फिर यहाँ के लोगों का मैं देना चाहूंगा कि लोगों ने बड़े बढ़ करके, पुलिस अकेले अपने बल पे नहीं कर पाती, लोगों ने बड़े सहयोग के बल पे ये जो मानवीय चेहरा है कि जो व्यक्ति आ रहा है जो कहीं से पीड़ित है, परेशान है, उसके लिए हम मदद करें, उसके लिए हम एक मजबूत बिल्कुल हरिनारायण जी, असल में मैं ये कहूँ जी। कि इस कोरोना ने एक तरह से पुलिस और आम पब्लिक, डॉक्टर और जो मरीज के बीच में जो रिश्ता है, ये सारी चीज़ों को एक नए तरीके से पेश किया है। क्योंकि शायद हम सभी की ज़िंदगी में ये पहला ऐसा इंसिडेंट है कि जब इंसान को इंसान से दूर रखा जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। आप सचमुच आप लोग कोरोना के वॉरियर्स हैं, जो सड़क पर अपने ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के साथ जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, फ्रंट पर आकर, पूरा देश आपके लिए कृतज्ञ है। और मेरी दुआ है कि ये बीमारी जल्द से जल्द दूर हो, ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटे। प्रवीण जी आपका, डॉक्टर शरद साहब आपका, डॉक्टर श्रुति आपका और हरिनारायण जी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप ई साहित्य आज तक के इस प्रोग्राम से जुड़े, और उम्मीद है कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें और इसी तरीके से सेवा करते रहें। धन्यवाद।